झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जिसे शुरू तो किया था राज्य सरकार ने, मकसद था झुग्गियों में रहने वाली गरीब जनता को उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट मिल सके। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वक्त बदला, हालात बदलते गए, मुंबई के तमाम इलाकों में चल रहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया। भ्रष्टाचार का दीमक इतने अंदर तक जा घुसा कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना प्रॉब्लम लेकर जाए तो जाए कहां। सरकार की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन क्या उस नोटिफिकेशन के बारे में आम जनमानस को बताया जाता है? एक ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिन इलाकों में एनेक्सेड 2 कलेक्टर कार्यालय से बनाया गया, उसमें भी बड़े पैमाने पर त्रुटियां देखने को मिली। साथ ही साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कॉलोनी ऑफिस द्वारा बनाए गए एनेक्सेड 2 में भी बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई है। और यही कारण है कि सांताक्रूज पश्चिम के खोतवाड़ी इलाके में साल 2003 से विकास कार्य की शुरुआत तो हुई, लेकिन आज तक विकास का एक पैमाना भी यहां पर देखने को नहीं मिला है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका की आईएएस अफसरान मनीषा मस्कर ने यहां के एनेक्सेड 2 को रद्द कर दिया और उन्होंने ये आदेश दिया कि एक बार फिर से एनेक्सेड 2 की प्रक्रिया शुरू की जाए। जिसके बाद मोहन लोकेगांवकर, जो यहाँ के शिवसेना नगर सेवक रह चुके हैं और उन्होंने इस लड़ाई को शुरू से ही जारी रखी थी गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, और आज एनेक्सेड 2 की प्रक्रिया शुरू है इस खोतवाड़ी परिसर में। लेकिन अलग अलग इलाके में, इसी खोतवाड़ी के अलग अलग प्रांगण में अलग अलग लोगों के एनेक्सेड 2 के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन मोहन लोकेगांवकर के पास हम सीधे आए हैं, चूंकि यहाँ के एक जिम्मेदार नगर सेवक ये रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव इनके पास है, 25 साल पुलिस सेवा में थे। और यही कारण है कि इन 24 न्यूज़ के कार्यालय में जिस तरीके से एसआरए स्कीम से जुड़े तमाम समस्याओं से संबंधित टेलीफोन कॉल्स आते हैं, हम उसी की तर्ज पर इस इलाके में पहुंचे हैं। मोहन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना 2003 में यहाँ शुरू तो हुई, आज तक पूरी नहीं हो पाई। बिल्डर आए गए, पैसे उठाए गए, अलग अलग आरोप लगे, लोगों को पता ही नहीं कि उनके इलाके में चल क्या रहा है। ऐसे में ये जो काम आपने शुरू किया है, थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ ऐसी बात है कि 2003 में एनेक्सेड 2 बना गया बीएमसी एच वेस्ट की तरफ से, लेकिन उसको पूरा ठीक से वेरीफाई करने के बाद ये मालूम पड़ा कि इसके अंदर 50% लोग बोगस पाए गए। इसलिए हम लोगों ने उसको चैलेंज किया डिपार्टमेंट को, लेकिन बिल्डर और यहाँ के तब के विधायक जो भी आमदार थे, नगर सेवक थे, उन लोगों ने ताकत से उसको रोक के रखा। उन्होंने अपनी कमेटी भी बनाई, सोसाइटी बनाई, रजिस्टर की और गलत लोगों को स्कीम में रखा। उनका लेटर भी है मेरे पास कि उन्होंने बोला है कि ये सब सही है, लेकिन सब गलत निकला। जब मनीषा मस्कर ने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी लगा दी, विजिलेंस ने पूरा रिपोर्ट दिया कि इसमें फोटो पास भी गलत है, एच वेस्ट ने दिए हुए गणना फॉर्म भी गलत है और इसमें बहुत सी चोरी है, इसलिए इनका एनेक्सेड 2 रद्द हुआ। अभी एनेक्सेड 2 रद्द होने के बाद 2011 में लगभग एनेक्सेड 2 रद्द हुआ, आज 2017-18 चल रहा है, लेकिन वो कमिटी वैसी की वैसी है। बिल्डर जो 13-2 में निकाला गया है, उसने दूसरे के हाथ में राइट ट्रांसफर किया और यहाँ डिजर्व बिल्डर आके लोगों के ऊपर रौब जमा रहे हैं। डिजर्व बिल्डर के बहुत से गुंडे हैं जो पगार से यहाँ काम कर रहे हैं। 10,000 से लेके 2.5 लाख तक पगार बांटा जा रहा है और प्रशासन भी इसके पीछे नहीं है। प्रशासन भी 2 पैर आगे है। यहाँ के सीनियर पीआई हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, सब लोग अपना अपना बैठे बैठे पगार लेते हैं। लोगों का क्या हो रहा है उनके बारे में कंप्लेंट लेने के लिए किसके पास वक्त नहीं है। मोहन साहब, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात करी है। आपने कहा लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, आपने कहा लोकल पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, आपने कहा सरकारी महकमे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो, ये जो तमाम लोग होते हैं, इनके रहने के बावजूद भी तमाम इलाकों में जो गतिविधियां चल रही है, क्या वो सरकार को दिखाई नहीं देती? पुलिस महकमे में आप सेवा दे चुके हैं। एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे है कि जब
किसी सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ की जाती है तो एक फौजदारी का मामला, दखल पात्र गुनाह होना बेहद जरूरी है। क्या ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं होनी चाहिए? कोई कागज पत्र में छेड़छाड़ करना ये अलग बात है, लेकिन किसी का घर के बारे में जो हक लोकशाही पद्धति से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हर इंसान को लोकशाही दी है, जी जी उनकी भी समस्या सुननी जरूरी है। अगर उनकी समस्या में कुछ सच निकला और वो एफआईआर होता है तो पुलिस ने लॉन्च कर लेना चाहिए, लेकिन पुलिस बिल्डर के खिलाफ ऐसा कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करती है और ना ही इंटरेस्ट लेती है। पुलिस को बैठे बैठे काम चाहिए, खाली अपनी जिम्मेदारी से तुम करो, तुम्हें चलो, तुमको सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्डर लोग अपने हिसाब से सेवा लेते हैं। अभी आपने हाल ही में कबला पार्क कबला बिल के कंपाउंड देखा होगा कि प्रशासन और राजकीय नेताओं ने ये सब किया है, इसका जिम्मेदार सीधा दिखा जा रहा है सरकार है, तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग अपनी ताकत से इस बस्ती का विकास लोकशाही पद्धति से और हर एक झोपड़ीधारक को आहे त्या ठिकाणी घर मिलने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है यहाँ डिजर्व बिल्डर का अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं है, तो फिर भी वो डिजर्व बिल्डर इतना बड़ा ऑफिस खोल के वहाँ बैठा है, लोगों को पगार दे रहा है, सोसाइटी को पगार दे रहा है। कोई इंक्वायरी करने के लिए पुलिस ने एफआईआर लेने को मना कर दिया, एसआरए ने इंक्वायरी करने को मना कर दिया। कौन साहब एक बात बताइए, एक गरीब आदमी बड़े मुश्किल से एक आशियाना बनाता है और उस आशियाने को जब वो उजड़ते देखता है तो उसकी जो एक उम्मीद रहती है कि उसे न्याय मिले, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन उसको एंटरटेन नहीं करता, एसआरए प्राधिकरण में वो जाता है तो उसे वहां मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे, चूंकि आप पुलिस सेवा में भी रह चुके हो, नगर सेवक भी रह चुके हो, बृहन्मुंबई महानगर पालिका का अनुभव भी आपके पास काफी रह चुका है, ऐसे स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, जो मैं अपना रहा हूं वो रास्ता है। मैंने बिल्डर के 70% रोक कर ये अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि ये स्कीम इस कानून से होनी चाहिए और इस सिस्टम से होनी चाहिए। एसआरए हो, बीएमसी हो, पुलिस हो, उनका कोई राइट नहीं है। पहला राइट है जनता की, सोसाइटी का, वो सोसाइटी का हक सोसाइटी को मिलना चाहिए। यहाँ की सोसाइटी सिर्फ 13 लोगों से बनी है, लोग है 3000 घर है, तो 3000 घर की सोसाइटी 13 लोग पे चलती है। हमने कोर्ट में केस फाइल किया, मंत्रालय में केस फाइल किया, हाई कोर्ट में केस फाइल किया, कोई उसका तरीका नहीं निकल रहा है। यहाँ किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्डर आज के तारीख को उस तरफ बीएमसी का ये नोटिस लगा हुआ है ना, आप मेयर के मीटिंग का फोटो देखिए, मेयर के मीटिंग के फोटो में कोतवाली के बस्ती के लोग नहीं है, जो फ्रॉड है, चोर है, वो लोग उसके लिए एमएलए के साथ बैठे हुए। ये कौन सा तरीका है? कोतवाली के जिम्मेदार सोसाइटी है, यहाँ लगभग 50 सोसाइटी काम कर रही है। 50 सोसाइटी को इकट्ठा बुलाओ, उसको विश्वास में लो, उसको बोलो डेवलप करना है, वो सब आपको मदद करेंगे, लेकिन नहीं, उसको लेके नहीं जाने का। बिल्डर के कहने के हिसाब से ये नोटिस लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या किया, बिल्डर के हिसाब से नोटिस लगा है ना, चलो हम भी उसके अंदर उतरते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से जो भी फॉर्म भर रहे हैं, लोगों को गलत समझाया जा रहा है तो ठीक से समझा के हम लोग खुद जाके वहाँ फाइल करते हैं। हमको कोई पगार नहीं मिलती, मेरे लोगों को चाय पानी सब अपनी जेब से लेना पड़ता है, वो अपने घर जाके खाना खाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की योजना जो हो उसकी सोसाइटी ये लोग खुद लोकशाही पद्धति से वोटिंग करके बनावे, और वो सोसाइटी लोकशाही पद्धति से ही चलनी चाहिए, और विकासक उसके बाद वो लोग चुनेंगे। पहले एडवांस में बिल्डर चुनने का ये जो दादागिरी है वो हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बड़ा आश्चर्यचकित और हतप्रत कर देने वाला ये मामला है, चूंकि बृहन्मुंबई महानगर पालिका का वार्ड क्रमांक 97 नगर सेविका हेतल गाला भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यदि बात करें तो पूनम महाजन जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन की सुपुत्री हैं और यहाँ की सांसद हैं। बात करें विधायक की तो ये नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पहले बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब आशीष सेलार साहब यहाँ के आमदार हैं, विधायक हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक
ये बात पूरी पारदर्शिता से क्यों नहीं पहुंच पा रही कि आपकी पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट जिस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हैं उस इलाके का यह सूरत हाल है, तो आम जनमानस इस एसआरए स्कीम से उम्मीद क्या कर सकता है? वैसे लोगों का विरोध एसआरए स्कीम से नहीं है, लोगों का विरोध जो है वो इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार 5 साल पूरी पारदर्शिता वाली चलेगी। हमारा मकसद किसी मामले को उछालना नहीं है, हमारा मकसद किसी का विरोध, किसी की खिलाफत, किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हमारा मकसद इस खबर को पूरी पारदर्शिता से उस गरीब जनता तक पहुंचाना है जिस गरीब जनता को ये पता ही नहीं कि उसके इलाके में आखिर चल क्या रहा है। वैसे इस इलाके में 2610 लोगों की जो आबादी है वो पहले दिखाई गई थी। मोहन साहब पहले 2610 रहवासी दिखाए गए थे, लेकिन अब सरकार की एक नई प्रणाली, एक नया स्कीम कि 2011 तक यदि किसी के पास पात्र नहीं है तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की लागत का पैसा दें। 2000 तक का जो डॉक्यूमेंट है वो अधिकृत माना जाएगा, जैसे 1195 का माना जा रहा था। ये भी जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नोटिस लगाया है उसके अंदर ही बीएमसी ने लिखना चाहिए की 2011 पर्यंत जे जे ज्याच्याकडे पुरावे आहेत ते स्वीकारा। लेकिन आज भी ऐसा चल रहा है कि 2000 के लोग जो है, ओरिजिनल 2000 के घर है, उसको आज तक पात्रता नहीं मिल रही है क्योंकि खरीदी बिक्री में लोगों ने लिए। तो भारतीय जनता पार्टी 20 साल तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ये क्यों लगाया हुआ है की 2011 पर्यंत राहणारी माणसं त्यांना पण पात्र करू आपण? माणसं म्हणजे घर का, पहिलं एक समजून घ्या की यहाँ के लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 10-20 लाख से लेके 40-50 लाख तक ही घर खरीद सकते हैं। ये लोग 2 करोड़ का, 5 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते। लेकिन सरकार ने हम लोग के ऊपर ऐसा बंधन डाल के रखा है कि एनेक्चर 2 नंतर खरेदी विक्री स्वीकारणार नहीं, ऐसा चल रहा है। लोग, सैकड़ों लोग अपात्र होके अपने वोटिंग के हक से, सोसाइटी में वोटिंग के हक से आज भी बाहर है। आज दौलत नगर में जाके देखिए, जो 2000 के बाद खरीदी बिक्री व्यवहार है आज भी कलेक्टर में एक्सेप्ट किए नहीं जाते। लेकिन उसके लिए तो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, यदि आपने उसके बाद में मकान खरीदा है तो जो लिखा पढ़ी आपकी है वो वैध मानी जाएगी। लेकिन वो सरकार को ये भी होना चाहिए ना कि ये जो एनेक्चर 2 के बाद कितने दिन में स्कीम होनी चाहिए। अगर इतने पीरियड में अगर स्कीम नहीं होती तो लोग क्या खरीदी बिक्री करेंगे ही नहीं। वो अपना, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम से बंबई के बाहर जाना है तो जाएंगे ही नहीं। ये कौन सा तरीका है? 10-10 साल उधर ही रहेंगे बैठ के। दूसरा मेरा आपको एकदम गुपित कहना है, गुपित समझते हैं आप, एकदम कॉन्फिडेंशियल। इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि डिजर्व डेवलपर के कुछ एजेंट खोतवाड़ी के ऊपर के खोतवाड़ी के पार्ट के फॉर्म भरकर अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं, ऑफिस में उसका जेरोक्स सेट निकल रहे हैं और पात्रता वो लोग निश्चित करके बीएमसी को देने वाले हैं। क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? ये पॉसिबल नहीं, उसका 50 विटनेस है मेरे पास और बीएमसी के ऑफिस में भी उसका आदमी बैठा हुआ रहता है और वो रोज बीएमसी के ऑफिस में बैठकर अपने फॉर्म की जांच करने के लिए बैठते हैं। एच वेस्ट की बात है, उसका नाम है एकनाथ जाधव, रहने वाला है ग्रीन पार्क का। नाम के साथ बोलता हूँ। वैसे एकनाथ जाधव साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, हम उन तक जरूर जाएंगे और ये बताने का भी प्रयास करेंगे कि एकनाथ जाधव साहब की कार्यशैली आखिर है क्या। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इन 24 न्यूज के माध्यम से हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये इस आर्थिक राजधानी मुंबई की धड़कन कही जाती है। सांता क्रूज पश्चिम का ये इलाका है। 50,000 से ज्यादा की रकम प्रति स्क्वायर फीट यहाँ की कीमत है। बात की जाए तो यहाँ की एक झुग्गी 10 बाई 10 की एक झुग्गी 50 लाख रुपए से ज्यादा में बिकती है। तो क्या ऐसे इलाके को स्लम इलाका माना जाए? झुग्गी बहुल इलाके को स्लम डिक्लेयर करने की पूरी कवायद, लेकिन क्या जिस इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना क्रियान्वित की जा रही है क्या उस इलाके को स्लम घोषित किया गया है? और यदि स्लम घोषित किया गया है तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? कई चीजें हैं। यहाँ
बड़े पैमाने पर एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि अपने इस कैमरे को 360 एंगल में कवर करें और दिखाने का प्रयास करें, चाहे वार्ड ऑफिसर हो, चाहे सीईओ एसआरए हो, चाहे नगर विकास के मुखिया खुद देवेंद्र फडणवीस साहब हो। यदि 10 बाई 10 की एक झुग्गी यहां 50 लाख रुपए में बिक सकती है, तो क्या इस इलाके में विकास कार्य होना चाहिए? क्या इन झुग्गियों के यहां से हटाना ही एकमात्र विकल्प है? जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हवाई जहाज यहां से उड़ान भरती है, उस रनवे पट्टे के काफी नजदीक का यह इलाका है। यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए गगनचुंबी इमारत नहीं बनाई जा सकती। हाइट बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। बेसमेंट जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई की दशा व दिशा बदलने का जो संकल्प आपने लिया है, क्या उसमें आप कामयाब हो पाएंगे? और यदि कामयाब हो पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि साल 2002 से साल 2017 आ चुका है और विकास का कोई ठिकाना नहीं है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, मोहन लोकेगांवकर साहब, राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनको इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? क्या वजह है? मेरा यही कहना है, बिल्डर जो है यहाँ के, वो राजनीतिक पार्टी को लेकर यहाँ के जो राजकीय पक्ष है, मैं सीधा नाम के साथ बताता हूँ, शिवसेना है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, वो सबकी ताकत इकट्ठा कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे भीमवाड़ा है ना, उनके हाथ में नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरे ताकत के साथ वो इकट्ठा वोट करके हम लोग को दबाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को क्या मालूम है, लोगों को पगार दिया जाता है, किसको 50,000 बहुत लगती है, किसको 10,000 ज़्यादा लगते हैं, इसलिए पगार से लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो मैं चाहता हूँ यहाँ लोकशाही पद्धति से ही विकास हो, हर झोपड़ीधारक को यही घर मिले क्या। और बीएमसी कमिश्नर का ऑर्डर है गए 2014 का, एक 95च्या मतदार यादीनुसार व 1/1/2000च्या मतदार यादीनुसार पात्रता देना है। लेकिन वो चालाक बिल्डर क्या कर रहा है, उनको जो वोट डालेगा, उनको वोट डालने वाले लोगों को बीएमसी से इधर उधर से डॉक्यूमेंट जमा करके पहले राउंड में पात्र करा के लेगा। पहले राउंड में पात्र होने के बाद उसको बिल्डर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और उसके बाद तुम चैलेंज करो और उसको अपात्र करो, वो उसका रुकावट नहीं है। एक बार बिल्डर बैठ गया, बिल्डर के पैसे लग गए तो कोर्ट भी उसको प्रोटेक्शन देती है। तो हम चाहते हैं कि ओरिजिनल 1195 11-2000 के लोग ही वोटिंग करेंगे, बाकी बाहर के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। जो गन्ना फॉर्म में है, जो फोटोपास में है, उसमें से 50% लोग बोगस है। वो बिल्डर चाहता है कि वो लोगों से वोटिंग करा के खुद की अपॉइंटमेंट करके ले और बाद में तुम लड़ते रहो, मरते रहो। देखा 50% बोगस है। 50% बोगस है, मैं 100% बोलता हूँ। ऊपर से कोतवाड़ी में एक घर के 4 घर बनाए गए हैं। क्या इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? यहाँ एफआईआर सरकारी कागज ही बने, डुप्लीकेट बने हुए हैं, तो एफआईआर सरकार के ऊपर करोगे कि जनता के ऊपर करोगे? एक गरीब आदमी यदि एक गुनाह करता है तो पुलिस उसे जमीन से खन के उसे निकाल लेती है, अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन इन सफेद पोश कथित गुनाहगारों का क्या? गांव बसा नहीं, लुटेरे पहुंच गए की तर्ज पर यहां की पूरी बंदरबाट चल रही है। जमीन की कीमत अनमोल है। गाहे बगाहे लोगों से फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या जो आगाज 2003 में हुआ वो 2017 में अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो लोग जिम्मेदार होते हैं वही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आम गरीब जनता जाए तो जाए कहां? उसे जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिल पा रही है? यहां जब टेबल सर्वे किया गया था तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं थी? एनेक्सर 2 जो बनाया गया था तो उसमें धांधली भी पकड़ी जा चुकी है। आईएएस अधिकारी मनीषा मस्कर ने उसे रद्द करने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन एनेक्सर 2 बना, रद्द हुआ, लेकिन किसने उसमें गलत किया, किसकी वजह से उसमें गलत चीजें हुई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलते चलते जी, यहाँ मेरा क्लियर कट कहना है कि जब भी 2016 में यहाँ कोतवाड़ी में आगे जो बिल्डर का ऑफिस है वहाँ हमारे रहवासियों को रिवॉल्वर दिखाया गया और उसको जान से मारने की धमकी दी यहाँ के टपोरी गुंडे, तड़ीपार गुंडों ने और वह बिल्डर के एजेंट सुरेश कुट्टी ने।
तो उसका एफआईआर लेने के लिए पुलिस तैयार नहीं है, वो पुलिस पे हम क्या भरोसा करेंगे? मोहन साहब, आप कुछ भी कह रहे हो, आप कुछ भी कहेंगे। कानून से मैंने रिवॉल्वर दिखाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कंप्लेंट आपके पास है जो आपने अभी तक पुलिस स्टेशन में? दिखा सकता हूँ, लेकिन बाद में दिखा सकता हूँ ना। या आपके पास क्या वो दस्तावेज है जिसमें आपने इस चीज का उल्लेख किया है? पक्का आपने रिसीविंग ली है पुलिस की? कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को राइटिंग में दिया गया कितने है। दिन पहले दिया आपने? 2014 1 साल हो गया, तो आपकी उस लेटर पे क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं पुलिस। गरीब जनता में अग्निशस्त्र दिखाया जाता है, बंदूक जिसे कहते हैं, जानलेवा होता है, वो दिखा के लोगों के अगर हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इन 24 न्यूज के माध्यम से उस भोली भाली जनता से ये कहना चाहेंगे, यदि आपके इलाके में किसी तरह का कोई दहशत निर्माण करने की कवायद कर रहा है, यदि आप पर कोई जबरन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके मकान को खाली करने के लिए यदि आपको कोई धमकी दे रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा होगी और हम बिना कट किए इस खबर को सूबे के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस मुंबई की दशा व दिशा बदलने का उन्होंने संकल्प लिया है, उस मुंबई में उनके मातहत आने वाले अधिकारियों की किस तरह की भूमिकाएं हैं, ये लोगों तक पहुंचना भी वक्त की जरूरत है। वैसे मोहन साहब, आपने तो कई चीजें करी है, अब फाइनल स्टैंड क्या है आपका? और एक मैं आपको मुद्दा बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मेरे घर है ना, घर दिख रहे हैं, झोपड़पट्टी नहीं है, चाली है, चाली, जिसका रिकॉर्ड 1920 से यहाँ है। ओरिजिनल चाली के साथ उनका असेसमेंट लिया गया बीएमसी से, प्रॉपर्टी कार्ड है और सब की तरफ है। मुझे ये बताइए आप आज ये देश इतना बढ़ चुका है आगे, और हमारे चाली को झोपड़ा कहने की नौबत हमारे ऊपर आती है। यहाँ आज तक कोई झोपड़पट्टी घोषित नहीं हुई है, 80% यहाँ कमर्शियल चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 60 साल पीछे हमको ढकेलना कि एकदम झोपड़ा, मतलब इतना नल्ला काम अगर सरकार करेगी तो सरकार के ऊपर क्या भरोसा रखेंगे हम लोग? तो इसके लिए आपने क्या अपने लोगों को जानकारी देने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लोगों को पता चल सके कि उनके इलाके में जो कुछ भी चल रहा है वो आखिर क्या चल रहा है? मेरा कहना है चाली के हिसाब से उसको देखा जाए, चाली का दर्जा दिया जाए और चाली के हिसाब से उसका डेवलप किया जाए। झोपड़ा कहने का मतलब क्या है? वो भी सरकार के ताबे में, वो भी फोकट दे रहा है। जबकि आज का अखबार है, का अखबार में क्लियर कट लिखा है की जे हे क्षेत्र झोपड़पट्टी घोषित करायचं आहे त्याच्या इमला मालकांना नोटीस दिलेली है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ 150 इमला मालक है, तुमने इसको क्यों नोटिस नहीं लगाई? तुम्हारी ये दादागिरी तो गलत है ना। जो भारत स्वतंत्र होने के बाद कि 1947 से लेके आज तक 60-65 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे चाली को तुम झोपड़ा बोल रहे हो। ब्रिटिशों ने हमारे चाली को चाली बोला, घर को दर्जा दिया, उसका रिकॉर्ड रखा। तुम लोग क्या रख रहे हो? खाली ये फॉर्म। आप बीएमसी में जाइए और देखिए कि फॉर्म देने की सिस्टम जो है, आप खोतवाड़ी में 3000 घर है, उनके पास सर्वे है क्या? उसके पास रजिस्टर है क्या? कोई काम नहीं करता है। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ पगार के पीछे यूनियन की ताकत लेके बैठे हैं। वार्ड ऑफिसर की भूमिका? वार्ड ऑफिसर को कुछ पड़ी नहीं है, खाली बिल्डर के मीटिंग लगाए जाते हैं, झोपड़पट्टी के सोसाइटी के मीटिंग लगाए जाते हैं। उसको बोलो हमारी एक मीटिंग लो, हम मीटिंग में समझाते हैं, हमको रिकॉर्ड पे लो। रिकॉर्ड पे कुछ रखते नहीं है, खाली उनके पास बिल्डर के लिए वक्त है। हर अधिकारी, हर नेता खाली पैसे बटोरने के पीछे लगा है, जनता के सुख दुख की समस्या छुड़ाने के लिए उसको वक्त नहीं है। बात आ गई उसी पे, टका धर्मम टका कर्मम टका परमम तपह, और जा घरे टका नास्ती टक टक टका टकायते, पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। और ये पूरी की पूरी कवायद कहीं ना कहीं पैसे को लेकर है, ये कहना मोहन लोकेगांवकर साहब का है। वैसे हमारी नजर इस खबर पर तब तक गड़ी रहेगी जब तक कि ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पर आम गरीब जनता रहती है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रोजी रोजगार में जुटी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी योजना में उसके घर को की पात्रता को लेकर, उसके पास जो दस्तावेज है उसको लेकर उनके अंदर कहीं ना कहीं से चिंता दौड़ते रहती है कि क्या मेरा घर पात्र होगा भी या नहीं। क्योंकि जो परिशिष्ट 2 यहां तैयार किया गया है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, और इस परिशिष्ट 2 को बनाने की कवायद फिर से शुरू हो चुकी है। और हम भी
मनपा आयुक्त अजय मेहता साहब, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और सीईओ एसआरए साहब, हम आपके पास जरूर आएंगे, चूंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, जिसके भविष्य को लेकर आप तत्पर रहने की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।